हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 सामाजिक विज्ञान भूगोल के अंतर्गत हम लोगों ने हमारा पाठ नंबर 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन समाप्त कर लिया है। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न या बहुविकल्पी प्रश्न जानने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि हमने अब तक जो पढ़ा है क्या अब हमसे उसमें क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो देखते हैं कि करके क्वेश्चन। पहला प्रश्न है आपका दोस्तों, जल आपूर्ति की कमी के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? भारत में अगर जल की आपूर्ति कम हो रही है तो उसके कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? ऑप्शन नंबर 1, क्या बढ़ती जनसंख्या उसके लिए उत्तरदायी कारक है? या क्या ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता नगरीकरण उसका कारण है? या ऑप्शन नंबर 3, नकदी फसलों की बढ़ती मांग इसका मुख्य कारण है? और आप आखिरी ऑप्शन भी देख सकते हैं, क्या सभी सही है? तो देखिए दोस्तों, पानी की जो कमी आ रही है हमारे देश में उसके लिए तीनों कारण उत्तरदायी हैं। बढ़ती जनसंख्या भी उसके लिए कारण है और शहरीकरण जो बढ़ रहा है वो भी कारण है। नगदी फसलों की बढ़ती मांग भी इसका कारण है। ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये पानी की आपूर्ति में कमी के लिए ये तीनों कारक जिम्मेदार है। इसलिए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका होगा उपरोक्त सभी। तो देखते हैं सही उत्तर क्या है। आपका राइट आंसर है घ, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर और दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में कितने वर्ष लग जाते हैं? ये तो क्लास के दौरान आपने सुन ही लिया होगा, तो इसका आंसर क्या होगा आप बता पाएंगे? क्या 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में 20 साल लग जाते हैं? या 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में 40 साल लग जाते हैं? क्या इसे बनने में 80 साल लगते हैं? या ये बहुत लंबी प्रोसेस है तो इसको बनने में क्या सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं? तो आपका ऑप्शन सही क्या होना चाहिए? मुझे तो लगता है कि मिट्टी को बनने के लिए हमें 20, 40 या 80 साल नहीं, हमें सैकड़ों साल वेट करना पड़ता है, क्योंकि क्लास एनसीईआरटी में आपको लिखा हुआ है कि मिट्टी की 1 सेंटीमीटर की परत बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो ऑप्शन आपका सही कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर घ, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। देखते हैं हमारा ऑप्शन सही है या गलत। हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, घ, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। भारत में कितनी भूमि पर वन है? भारत में कितनी भूमि पर वन है? अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर ये करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं और ये डेटा बदलता रहता है, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शंस हैं हम लोग पहले उसको देखेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर 1, क्या 10% भूमि पर ही वन है? अगर भारत में 10% भूमि पर ही वन रह जाए तो बहुत बड़ी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो 10% पे वन है या नहीं ये आपको तय करना है। क्या 20% भूमि पर है? क्या 11% भूमि पर है? या क्या 22% भूमि पर वन है? तो देखिए, ये जो अगर इसके हिसाब से मैं आंसर चुनना चाहूँ तो मुझे इसका आंसर चुनना पड़ेगा 22%। सबसे ज़्यादा जो इस पर से लग रहा वही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर 2 साल में इसका डेटा आता है। हर 2 साल में रिपोर्ट आती है जिसको हम लोग बोलते हैं ISFR रिपोर्ट। इसको हम बोलते हैं इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। देहरादून में इसका ऑफिस है दोस्तों। तो देहरादून से ये रिपोर्ट आती है, ISFR की रिपोर्ट हर 2 साल में आती है और हर 2 साल में ये रिपोर्ट बताती है कि इन 2 सालों में भारत में वन कितना बड़ा है। तो अभी वर्तमान का जो डेटा है, हो सकता है कि हमें जो क्वेश्चन मिला है ये 2 साल 3 साल पहले का डेटा हो, लेकिन ये बदल जाता है दोस्तों। लेकिन अगर आपके सामने ये क्वेश्चन दोबारा पूछा जाएगा तो आपको अपने वर्तमान डेटा पर ही बना रहेगा, जो कि वन भूमि में आता है लगभग 24.67%। तो आपका राइट आंसर 24.67% होना चाहिए। लेकिन 24.67 होने के बावजूद भी इन ऑप्शंस में से आपका सबसे सटीक आंसर क्या होना चाहिए? 22, क्योंकि ये सबसे नियर बाय किसके है? 24 के हैं। तो कभी कभार ऐसा भी होता है
कि जो ओरिजिनल डेटा है उसके आसपास का डेटा नंबर भी दिए जाते हैं, तो आपको उसमें भी आपको सही करने को के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इसका सबसे नज़दीकी 22 है, तो हो सकता है कि 22 इस क्वेश्चन में तो 22 ही सही रहेगा। लेकिन अगर अगली बार कभी ऐसा क्वेश्चन मिले और इसमें डेटा आपको 24 भी मिल जाए, तो सबसे सही आंसर क्या होगा? 24 होगा, क्योंकि हर 2 साल में रिपोर्ट आती है, तो हर 2 साल में आएगी। तो अगर आप 2 साल बाद इसको पढ़ रहे हो तो आपको नई रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। ये 2021 की रिपोर्ट है, तो अगली रिपोर्ट जो 2023 में आएगी वो आपको देखनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से मेरी जो बात है वो आप समझ चुके होंगे। तो क्वेश्चन, इसका आंसर, राइट आंसर क्या है? अभी के लिए 22, लेकिन जैसे ही हर 2 साल में जब भी रिपोर्ट आएगी इसका डेटा चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। महासागरों ने पृथ्वी के कितने भाग को ढक के रखा हुआ है? तो महासागरों ने क्या पूरी पृथ्वी महासागरों से ढकी है? तो नहीं, हम भी तो रहते हैं, तो ये तो सही नहीं है। दूसरा, क्या आधी ढकी हुई है? नहीं, आधी से तो ज़्यादा ही है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था 71% पर तो जल ही है और 29% पर क्या है? स्थल है। तो इसका मतलब है कि अगर 50% होता तो हम दूसरा वाला ऑप्शन भी सही कर देते। तो तीसरा वाला ऑप्शन जो क्या है वो है 1/3। 1/3 से भी ज़्यादा है, तो ये 1/3 से भी ज़्यादा है, या सॉरी 2/3 से भी ज़्यादा है, तो 2/3 ही इसका आंसर होगा। ये 2/3 तो है, 2/3 से भी ज़्यादा है। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ग, क्योंकि 1/4 बहुत कम होता है, 25% नहीं हो सकता। तो ये 2/3 है और ये नियर बाय आंसर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर देखते हैं दोस्तों, क्या है? राइट आंसर है 2/3, क्योंकि 71% भूमि पर क्या है? महासागर है, 29% भूमि पर क्या है? स्थलखंड है। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? अभी मैंने परसेंटेज बता दिया आपको, आपका राइट आंसर आपको मिल गया होगा। तो राइट आंसर क्या है? 71% पर जल है, 71% जगह पर जल है और 29% जगह पर क्या है? स्थल है। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान था, इसको तो सब लोग जानते ही हैं। सही आंसर आपका 71। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं जरा। मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? अगर आपने क्लास अटेंड की तो आप बोलोगे सर वर्षा भी है, जलवायु भी कारक है, जलवायु भी कारक है, समय भी कारक है, सभी तो कारक है। तो आंसर क्या होगा इसका? कि सभी, यानी वर्षा, जलवायु, समय, ये सभी मृदा निर्माण के कारक है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए सभी, जो उसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है भारत में किस पशु को मारने पर प्रतिबंधित है? जल्दी से इसका आंसर सही लगाइए ताकि मैं आपको इसका आंसर बता दूं। भारत में किस पशु को मारने के लिए प्रतिबंध है? क्या भारत में गिद्ध को मारना प्रतिबंधित है? गिद्ध को मारना प्रतिबंधित हो सकता है क्योंकि गिद्ध बहुत कम है। क्या मोर को मारना प्रतिबंधित है? तो बिल्कुल होगा, मोर तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, उसको कौन मारेगा? तो उसके शिकार पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। हिरण के शिकार पर प्रतिबंध है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि सलमान खान अगर जेल चला गया, इसका मतलब उसने जो हिरण मारा था वो गलत था। तो हिरण को मारना भी क्या हो गया? बैन है, इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया। इसका मतलब तीनों ऑप्शन आपके क्या है? सही है। तो आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर घ। देखते हैं हमारा सही उत्तर क्या है। हमारा सही उत्तर है इन सभी जीवों पर मारने पर प्रतिबंध लगाया गया है और इन्हीं सभी क्या दुनिया के सारे जीवों को मारने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान शेरों के लिए, गेंडों के लिए और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? क्या ये असम में है? दोस्तों जो राज्य आपके सामने आ रहे हैं आपको इसको इमेजिन भी करना है, ये देखना है कि ये राज्य भारत के नक्शे में कहाँ पर आते हैं। इससे क्या होगा? आपका ज्योग्राफी में थोड़ा और नॉलेज, ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। तो असम कहाँ पर है? आप अगर अपना मैप देखोगे, दिमाग में अगर भारत का मैप है तो पश्चिम बंगाल के साइड में आपको असम दिख जाएगा। तो असम आपको दिख गया होगा। पंजाब आपको दिख जाता है। पंजाब, क्या पंजाब में कांजीरंगा है? या क्या उड़ीसा में कांजीरंगा है? या
हरियाणा में काजीरंगा है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का जो सही उत्तर होना चाहिए वो है आपका असम, क्योंकि यहीं पर वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है गेंडे के लिए, हाथी के लिए और शेरों के लिए भी, मतलब बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो असम उसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस स्थान पर स्थित है? टिहरी बांध किस स्थान पर स्थित है या किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध दोस्तों भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है और ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है। अब ये भागीरथी नदी कौन आ गई? भागीरथी नदी गंगा का ही नाम है। गंगा जब शुरुआत में निकलती है तो भागीरथी के नाम से निकलती है और उसी भागीरथी नदी पर जो गंगा है उस पर एक बांध बनाया गया है उत्तराखंड में, उसका नाम है टिहरी बांध। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए इसी वजह से हरिद्वार दिया है। कुछ लोग हरिद्वार लगा देते हैं कि उत्तराखंड में हरिद्वार भी तो हो सकता है हरिद्वार से निकलती है, तो ये हरिद्वार से नहीं है, हरिद्वार में नहीं है, उत्तराखंड के किसी जिले में है। तो आपको जब राज्य दे दिया तो जिले का नाम लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? उत्तराखंड में वो स्थित है। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है उत्तराखंड। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, तंजानिया क्या है? तो तंजानिया क्या है? आपने पाठ में पहले ही पढ़ लिया होगा। क्या तंजानिया एक गाँव है? नहीं है। क्या तंजानिया एक कस्बा है? नहीं है। क्या तंजानिया एक शहर का नाम है? तो नहीं, तंजानिया तो एक पूरे देश का नाम है जो कि कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। तो अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया में उस लड़की की कहानी जरूर मैंने आपको बताई थी। माम्बा एक लड़की की कहानी है जो बहुत दूर पानी पीने का पानी के लिए बहुत दूर जाती है और फिर पानी जुटाती है। उसकी कहानी हमने इसमें पढ़ी है पाठ नंबर 2 में। तो तंजानिया देश कहाँ स्थित है? तंजानिया देश अफ्रीका में स्थित है और तंजानिया एक देश है। आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। तो राइट आंसर क्या आपका? तंजानिया एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, जिसका आंसर मैं अभी बता चुका हूं, लेकिन दोबारा हम इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन है तंजानिया किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका राइट आंसर, अभी तो मैंने बताया कि तंजानिया कौन से महाद्वीप में स्थित है? तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, ये आंसर तो हमारा बन गया। तो कुछ जानकारी और निकाल सकते हैं हम लोग। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ जरा महाद्वीप कितने होते हैं, ये महाद्वीप क्या है और देश क्या है? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि महाद्वीप वो है जिनमें बहुत सारे देश आते हैं तो बिल्कुल सही होगा। तो महाद्वीप कितने होते हैं? तो आपका राइट आंसर कितना आना चाहिए? पूरी दुनिया में कुल 7 महाद्वीप है। आपको अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि हम भी किसी महाद्वीप का हिस्सा है। हम भारत देश में तो रहते हैं, क्या ये भारत देश भी किसी का हिस्सा है? तो बिल्कुल ये भारत देश किसी महाद्वीप का हिस्सा है और उसका आंसर क्या होगा? हम एशिया महाद्वीप में आते हैं। तो जैसे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं तो उससे जुड़े हुए 2-3 क्वेश्चन और हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे करके अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपके लिए पढ़ाई करना बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विश्व वनस्पति को किन 2 भागों में बांटा गया है? विश्व की वनस्पति को किन 2 भागों में बांटा गया है? किन 2 वर्गों में बांटा गया है? तो वर्ग कौन कौन से हैं? किन किन वर्गों में? इसको 2 हटा करके ऐसे लिख लो इसको कि ये किन किन वर्गों में बांटा गया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 से ज़्यादा वर्ग होते हैं। तो इसकी टोटल 4 वर्गों में बांटा गया है, तो 2 नहीं लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। विश्व वनस्पति को किन किन भागों में बांटा गया है, किन किन वर्गों में बांटा गया है? तो विश्व वनस्पति को टोटल 4 वर्गों में बांटा जाता है। पहला वर्ग है उसका वन, जिसमें हम लोगों ने 2 वन पढ़े थे। अगर आपने क्लास अटेंड की है तो आपको मैंने वन के प्रकार बताए थे। तो वन में क्या क्या प्रकार है? एक है सदाबहार वन जो पत्तियां नहीं गिराते, एक होते हैं पर्णपाती वन जो पत्तियां गिराते हैं। तो ये वन आ गए। दूसरा है घास स्थल, छोटे छोटे पेड़ पौधे और घास मिलती है। तीसरा है गुल्म व टुंड्रा, हालांकि ये 2 है, एक गुल्म है और एक टुंड्रा है, लेकिन उसको एक ही ऑप्शन में कर दिया गया। तो ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी वनस्पतियों के वर्ग है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए सही? तो ऑप्शन राइट जो आंसर है आपका वो क्या है? उपरोक्त सभी, यानी घ नंबर का ऑप्शन आपका सही उत्तर बनता है। अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप ऑप्शन सही कर पाओगे, क्योंकि हम लोग इनको कर चुके हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3।
जो वन अपनी पत्तियों को एक साथ नहीं गिराते उन्हें क्या कहते हैं? जो वन अपनी पत्तियों को एक साथ नहीं गिराते, किसी विशेष मौसम में अपनी पत्तियों को नहीं गिराते या एक साथ सारी पत्तियां नहीं गिराते, उन वनों को हम लोग क्या कहते हैं? उन वनों को हम लोग कहते हैं क्या सदाबहार वन कहते हैं? क्या उन वनों को हम पर्णपाती वन कहते हैं? क्या उन वनों का नाम लाइकेन तो नहीं? या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन सही ये होना चाहिए कि हमने दो प्रकार की वनस्पति पढ़ी थी। एक वनस्पति होती है, उसमें हमने पढ़ा था कि सदाबहार वन, वो वन जो अपनी पत्तियां किसी विशेष मौसम में सारी पत्तियां नहीं गिराते, कुछ पत्तियां गिराते लेकिन वो हरे भरे रहते हैं। और कुछ वन ऐसे होते हैं जो कि अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं, जिसको हम लोग पर्णपाती वन कहते हैं। तो पर्णपाती तो इसका आंसर नहीं हुआ। लाइकेन तो बिल्कुल ही शीत क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ये तो टुंड्रा हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सदाहरित वन, जो सदाबहार वन भी कहलाते हैं। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो उसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? सदाहरित वन। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, जो वन अपनी पत्तियां मौसम के अनुसार गिराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो वन किसी विशेष मौसम में अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं, पतझड़ के मौसम में अक्सर ये होता है। और पत्तियां गिराने को बोलते हैं हम लोग, पत्तियों को हम लोग बोलते हैं पर्ण। पत्ती के शब्द को हम लोग, पत्ती को हम लोग हिंदी शुद्ध भाषा में जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो होता है पर्ण। और पत्तियां गिराना का मतलब पाती, पाती मतलब पर्ण को गिराना होता है, पर्णपाती। तो वैसे ही आपको आंसर समझ में आ गया हो कि जो अपनी पत्तियां गिराते हैं वो क्या कहलाएंगे? पर्णपाती। क्योंकि जो नहीं गिराते वो सदाबहार है। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया इसका? पर्णपाती वन। देखते हैं क्या हमने इसका सही आंसर लगाया है। तो बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही है, पर्णपाती वन इसका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है। मृत जीव जंतुओं को कौन खाता है? मृत जीव जंतुओं को, जो जानवर मर जाते हैं, जिन जानवरों को मैदानों में फेंक दिया जाता है, उनको कौन खाता है? मरे हुए जानवरों को खाने के लिए आपको एक पक्षी दिखाई देगा, तो वो पक्षी कौन सा है? तो वैसे भी अगर मैंने बोल दिया कि पक्षी दिखाई देगा, तो इनमें से पक्षी कौन है? क्या चूहा पक्षी है? क्या सांप पक्षी है? क्या गिद्ध पक्षी है? या कोई नेवला पक्षी होता है? तो अगर आपको इनमें अंतर पता है कि इनमें कौन सा पक्षी है, तो आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। जी बिल्कुल, आपका जो आंसर है वो है गिद्ध। गिद्ध वो पक्षी हैं जो जानवरों को खाता है, और जो जानवरों को मरने के बाद खाता है उसको क्या बोलते हैं? अपमार्जक। इस शब्द पर ध्यान देना, अपमार्जक कहलाता है। तो क्या हमारा पक्षी बिल्कुल सही है? तो हाँ, हमने इन सब ऑप्शन में से पक्षी को पहचान लिया है। तो सही उत्तर क्या है आपका? गिद्ध आपका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है? विश्व वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है? विश्व वनस्पति को कुल 4 भागों में बांटा गया है। ये तो हम लोग पढ़ चुके थे। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला है वन, पहला आपने क्या पढ़ा था? वन पढ़ा था। दूसरा पढ़ा था घास, तो वन, घास, और तीसरा था गुल्म। ये सब हमने पढ़े हैं। और लास्ट क्या है? देखिए, वन, घास, गुल्म, और चौथा क्या है? अभी हमने ऑप्शन में देखा था टुंड्रा। ये 4 हमारे 4 टोटल वनस्पतियों के प्रकार है। तो ऑप्शन हमारा क्या राइट होगा? 4 प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। दोस्तों आगे बढ़ें। तो 16 क्वेश्चन भी हमने कर लिए। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं, ताकि हमें पता चले कि हमारे द्वारा किया गया कार्य आपके लिए सहायक है या नहीं। तो आपका कमेंट हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। कौन से पक्षी को पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक माना जाता है? शोधक का मतलब होता है जो पर्यावरण में संतुलन पैदा करे। जो पर्यावरण में संतुलन पैदा करे। संतुलन कैसे पैदा करेगा? अगर मान लो मैं आपसे बोल दूं कि कोई भी जीव जो है मरने के बाद जानवरों को नहीं खा रहा है, मरने के बाद जानवर पड़े हुए हैं, ऐसी लाशें बिछ जाएगी पूरी दुनिया में अगर उसको कोई खाने वाला नहीं होगा। तो इन जानवरों को जो खाता है वो खाने की वजह से क्या हो रहा है? हमारे वायु पर्यावरण का क्या हो रहा है? संतुलन बन रहा है, ताकि हम वो जीव खत्म हो रहे और नए जीव आ रहे हैं। तो जब पुराने जीव खत्म हो गए, नए जीव आएंगे, तभी तो चक्र चलेगा। तो ये संतुलन यानी शोधक का काम कौन कर रहा है? ये शोधक का काम करता है कौन सा पक्षी? वो है गिद्ध। ये राइट आंसर होगा आपका, क्योंकि बाकी इसमें शोधक का काम नहीं करते हैं। तो आपका राइट आंसर घ वाला ऑप्शन हो गया,
जो एक अपमार्जक भी हैं, ये एक प्रश्न भी हमने पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो राइट आंसर आपका आपने देख ही लिया है, गिद्ध है उसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 18, कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों की वनस्पति कौन सी होती है? कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेश, यानी ऐसा कह सकते हैं कि ये प्रदेश मरुस्थलीय प्रदेश है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है या जो क्षेत्र शुष्क प्रदेश होते हैं, तो उन प्रदेशों की जो वनस्पति होती है वो किस प्रकार की होती है? तो देखो, उन प्रदेशों में वनस्पति वही होगी जो जिनको पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी। वो हो सकती है जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती है। तो इनमें देखते हैं कि ऐसी कौन सी वनस्पतियाँ होती है जो आपको मरुस्थल में दिखाई देती हैं। क्या गुल्म या कटीली झाड़ियाँ आपको इन जगह पर दिखाई देगी? क्या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कटीली झाड़ियाँ और गुल्म वनस्पति होती है? या ऑप्शन नंबर 2, सदाबहार वन होंगे? सदाबहार वन तो नहीं हो सकते दोस्तों, क्योंकि सदाबहार वन के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता है और ये शुष्क प्रदेशों में तो बिल्कुल नहीं रह सकते। नेक्स्ट है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन भी शुष्क प्रदेशों में नहीं दिखाई देते हैं। और चौथा ऑप्शन तो बनता ही नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन है आपका कौन सा है? कटीली झाड़ियाँ और गुल्म। गुल्म और कटीली झाड़ियाँ ही वो वनस्पति हैं जो शुष्क प्रदेशों और कम वर्षा वाले स्थान पर पाई जाती हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, इसका उत्तर सही क्या है? इसका सही उत्तर है गुल्म और कटीली झाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल के प्रवाह को कम करने का क्या तरीका है? जल के प्रवाह को कम कैसे कर सकते हैं? जल के प्रवाह को कम, मतलब जब कम करते हैं इसका मतलब एक तरीका है मृदा अपरदन को रोकने का। जल के प्रवाह को कम करोगे तो मृदा अपरदन रुक जाएगी। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या तरीके हैं? क्या रक्षक मेखला है? जो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। रक्षक मेखला हमने पढ़ा था कि हवा की गति को रोकने के लिए पेड़ों की कतार लगा देना रक्षक मेखला कहलाता है। तो रक्षक मेखला पानी के लिए नहीं, वो तो वायु के लिए लगाया गया। तो ये ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया है। मल्च बनाना, क्या मल्च बनाना राइट आंसर है? तो मल्चिंग में हम लोग क्या करते हैं, मैंने बताया था ना कि टमाटर की खेती और मिर्ची की खेती करने के लिए हम लोग जब बीच में जो जगह होती है उसमें पॉलीथीन या प्रवाल या जीव का जो भी खाद वगैरह होते हैं या गोबर का जो खाद होता है वो बिछा देते हैं नमी बचाने के लिए। तो जल के प्रवाह को रोकने के लिए तो ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ये भी गलत हो जाता है। इसका मतलब जब ये गलत है, ये गलत है, तो ये तो गलत होगा, सारे सही तो है नहीं। सही आंसर आपको दिख गया होगा, सही आंसर है चट्टान बांध। चट्टान बांध में क्या करते हैं, जो चट्टानें होती हैं उनको काट करके नालियाँ बनाई जाती है ताकि जो नदी का पानी है वो उस चट्टानों के थ्रू निकल जाए और इधर उधर जा कर के फैले ना, और उसकी गति भी क्या हो जाती है, उससे धीमी उसकी गति हो जाती है। राइट आंसर क्या है आपका? चट्टान बांध। अब देखते हैं क्या हमारा आंसर सच में राइट है। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है कि शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की कौन सी उपयोगी विधि है? शुष्क प्रदेशों में, शुष्क प्रदेश वापस से दोबारा वही जहाँ पर पानी की बहुत कमी आती है। तो दोस्तों जहाँ पर पानी की बहुत कमी आती है वहाँ पर क्या तालाब बनाते हैं? क्या नहर सिंचाई होती है? नहर सिंचाई तो नहीं होगी। ये तो जाहिर सी बात है कि जहाँ वैसे ही पानी नहीं, वहाँ पर नहरों में पानी कहाँ से आएगा? जहाँ वैसे ही पानी नहीं वहाँ तालाब कैसे बनेंगे? लेकिन ये हो सकता है कि शुष्क प्रदेशों में हम लोग ड्रिप और टपकन की विधि को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों गलत है और ये क्या है? सही है। उपरोक्त सभी तो आएगा ही नहीं। तो देख लेते हैं, फिर भी एक बार देखते हैं कि क्या ये सही है, क्योंकि हो सकता है कि हम जो सोच रहे हैं वो गलत भी तो हो सकता है। कभी कभार गलतियाँ हो जाती हैं। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर बिल्कुल सही है, हमने बिल्कुल गलती नहीं की है। हमारा सही आंसर क्या है? टपकन और ड्रिप विधि। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है? कौन सा पक्षी पर्यावरण में एक अच्छा अपघटक है? अपघटक है, कौन सा पक्षी एक अच्छा अपघटक है? तो अपघटक है या अपघटक माना जाता है? तो देखिए अपघटक मतलब क्या होता है? अपघटक मतलब जो कीटों को खाता है। जो पक्षी कीटों को खाता है वो अपघटक कहलाएगा। लेकिन देखिए वैसे तो कीटों को खाने में इसमें आपको और भी दिखाई देंगे, लेकिन हमने जो एनसीईआरटी में बुक में पढ़ा है उसके हिसाब से हमने दो चीज़ पढ़ी है। एक तो हमने क्या पढ़ा है कि गिद्ध जो होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपमार्जक। इसको क्या बोला जाता है? अपमार्जक। और वहीं दूसरा हमने एनसीईआरटी नोट्स में पढ़ा था कि चिड़िया जो होती है वो क्या होती है? वो अपघटक होती है क्योंकि वो कीटों को खाती है। ठीक है, बाकी कबूतर और बतख इसमें नहीं आते, श्रेणी में नहीं आते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होना चाहिए चिड़िया।
जो कि आपका राइट आंसर भी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, वन्य जीवन व वनस्पति को सुरक्षित रखने के लिए क्या बनाए गए हैं? वन्य जीवन और वनस्पति को सुरक्षित रखने के लिए क्या बनाए गए हैं देश में? तो वनस्पति और वन्य जीवों दोनों को सुरक्षित रखने के लिए देश में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य क्या ये बनाए गए हैं? तो बिल्कुल दोनों में यही तो काम होता है। जैव मंडल आरक्षण भी वही काम करता है, लेकिन हमारे पास सामने दो ही ऑप्शन है। राष्ट्रीय उद्यान में जीवों की सुरक्षा की जाती है, वन्य जीव अभयारण्य में भी जीवों को और पेड़ पौधों को सुरक्षा दी जाती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि ऑप्शन दोनों सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों ही सही है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा ग, ऑप्शन 1 और 2 सही है। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ग, 1 और 2 दोनों सही है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 23 हमसे क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 23 से जानना चाहता है कि भूमि का उपयोग किस काम के लिए करते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि जो ज़मीन होती है क्या उसका उपयोग वो उपयोगी है, तो आपका उत्तर होगा सर बहुत उपयोगी है। तो जब बहुत उपयोगी है तो किन किन काम में आती है ज़रा वो भी बता दें। तो आपके ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या खनिज निकालने के लिए हमें भूमि की आवश्यकता पड़ती है? आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा कि हाँ बिल्कुल, खनिज तो ज़मीन से ही तो निकाले जाते हैं, तो हमें भूमि की बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी। क्या कृषि करने के लिए भूमि की ज़रूरत पड़ती है? तो ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि कृषि करने के लिए भी हमें भूमि की ज़रूरत पड़ती है। क्या रहने के लिए भूमि की ज़रूरत पड़ती है? तो बिल्कुल, रहने के लिए भी हमें घर बनाने हैं तो भूमि पर बना सकते हैं। तो आपके सारे ही ऑप्शन तो सही है। तो फिर राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका घ वाला ऑप्शन, जो कहता है ये सभी सही है। तो राइट आंसर ही आपका घ होगा। देखते हैं हम सही है या गलत। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन नंबर घ, सभी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है भूमि का उपयोग निर्धारित करने वाला मानवीय कारक कौन सा है? भूमि का उपयोग निर्धारित करने वाला मानवीय कारक कौन सा है? क्या भूमि का उपयोग जो है मृदा उसका कारक है? क्या प्रौद्योगिकी वो कारक है जिसके द्वारा जो है जो मानवीय कारक है? देखिए, मृदा मानवीय कारक तो नहीं हो सकता, तो प्राकृतिक है। भूमि का उपयोग हम लोग करते हैं क्योंकि उसमें मृदा है, मिट्टी है और वो उर्वरता देती है, मिट्टी प्रोडक्शन देती है, इस वजह से फसल उगाते हैं। लेकिन क्या मिट्टी इंसान बनाता है? नहीं बनाता, मानवीय कारक तो नहीं हो सकता। दूसरा, प्रौद्योगिकी हो सकता है, तो बिल्कुल प्रौद्योगिकी, तकनीकी, मशीन ने ये किसने बनाई है? ये तो मानव ने ही बनाई है। लेकिन अगर हमें हमारा सही ऑप्शन मिल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे ऑप्शन पढ़े नहीं, हमें तीसरे ऑप्शन पर भी जाना पड़ेगा। हम तीसरे ऑप्शन की बात करते, जल की उपलब्धता। क्या जल की उपलब्धता मानवीय कारक है? जल की उपलब्धता तो प्रकृति हमें देती है, बारिश मानव नहीं करा सकता, तो उसके बाहर की चीज़ है। और जलवायु पर तो हमारा कोई अधिकार चलता ही नहीं, तो जलवायु कोई अलग चीज़ हो जाती है। फिर भी हम देखते हैं दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपने सोच तो लिया होगा कि इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर इसका है प्रौद्योगिकी, क्योंकि इन सब चीज़ों में ये प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक है और जलवायु भी प्राकृतिक है। तो मानवीय कारक में मतलब मानव निर्मित कौन सा कारक है? प्रौद्योगिकी है। अब आप बोलोगे वो भूमि को उपयोगी कैसे बनाता है? तो प्रौद्योगिकी ने हमें रोड बनाना सिखाया, प्रौद्योगिकी ने हमें रेलवे बनाना सिखाई, प्रौद्योगिकी ने हमने घर, मकान, कई सारी चीज़ें ज़मीन पर जो बनाते हैं सब प्रौद्योगिकी के कारण ही होता है। इसी वजह से मानवीय कारक में प्रौद्योगिकी सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है कि स्थलखंड, जलमंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े हुए एक सक्रिय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं? क्या इसे केवल मंडल ही बोलते हैं? क्या इसे उपवन मंडल बोलते हैं? ये शब्द ही सुने नहीं होंगे, मंडल, उपवन मंडल। और तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो जैव मंडल, जो कि काफ़ी सटीक लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? जैव मंडल होगा, क्योंकि इसकी परिभाषा ही तो है ये। जीव जो है एक सक्रिय क्षेत्र में रहते हैं। कहाँ? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल में अगर वो सक्रिय क्षेत्र में रहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको जैव मंडल बोलते हैं।
देख लेते हैं फिर भी एक बार इसका सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है जैवमंडल। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या बोलता है, वो क्वेश्चन पूछा गया कि सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहती हैं, यह जीवन आधारित तंत्र क्या कहलाता है। यानी ऐसा तंत्र जहां पर सभी जीवधारी जीवित जीव रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हो, तो ऐसे तंत्र को क्या कहा जाता है। तो ऐसा तंत्र क्या कहा जाएगा। क्या ऐसे तंत्र को हम लोग जैव तंत्र कहते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसे तंत्र को जैव तंत्र कोई शब्द ही नहीं है वो। क्या ऐसे तंत्र को पारितंत्र कहा जाता है। सोच सकते हैं इसके बारे में कि पारितंत्र हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ेंगे। क्या इसे प्राणी तंत्र कहते हैं। नहीं। क्या इसे स्थान तंत्र बोलते हैं। ये तो कोई शब्द ही नहीं होता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमें जो सबसे सटीक आंसर लगा है वो क्या है, पारितंत्र। और सटीक नहीं, ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि पारितंत्र परितंत्र जो होता है ना, उसकी जो परिभाषा है वो यही है कि परितंत्र में सभी जीव एक दूसरे के साथ एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक साथ रहते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है। फिर भी हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है। तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही था, पारितंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बताता है कि मृत जीव जंतुओं को कौन खाता है। मृत जीव जंतुओं को कौन खाते हैं। मृत जीव जंतुओं को खाते हैं अपमार्जक। और ये अपमार्जक कौन है, ये अभी हम लोग एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि अपमार्जक कौन होते हैं। अपमार्जक वो जो जीव जंतुओं को खाते हैं। तो राइट आंसर क्या है, गिद्ध। देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने ध्यान रखा होगा कि इससे पहले हमने क्वेश्चन में इसी के बारे में चर्चा की थी। तो क्वेश्चन नंबर 27 तो बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइट आंसर आपका गिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 28, अलवणीय जल कितने प्रतिशत है। अलवणीय जल मतलब क्या होता है, ताजा पानी। अलवणीय जल मतलब ताजा पानी, या इसको एक और नाम क्या बताया था मैंने, इसका नाम बताया था मीठा पानी। अलवणीय जल, ताजा पानी या मीठा पानी क्या होता है, मतलब कितना परसेंट है पूरी दुनिया में। तो अलवणीय जल हमारे पास कितना परसेंट है, क्या 2.1% है, 2.1% है क्या अलवणीय जल 2.7% है, या 3.1% या फिर 3.7%। तो ये आप तभी कर पाओगे दोस्तों जब आपको डेटा पता हो, और ये तब पता होगा जब आपने हमारी क्लास अटेंड की होगी। हमने क्लास के दौरान बताया था कि जो सही आंसर है वो क्या है, 2.7% जो हिस्सा है उसमें आपको फ्रेश वाटर दिखाई देगा, और वही राइट आंसर है। बाकी सारा पानी क्या है, सारा पानी 97.5% वाटर जो है वो महासागरों का जल, खारा जल है। तो फ्रेश वाटर क्या है, केवल 2.7% ही हमारे पास बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अलवणीय जल अलवणीय जल कितने प्रतिशत उपलब्ध है। ये तो वही वाली बात होगी जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा था। देखिए इधर के क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा कि अलवणीय जल कितने प्रतिशत है, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है, इन दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है। अलवणीय जल कुल जल का कितना परसेंट है, लेकिन दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है कि अलवणीय जल कितने प्रतिशत उपलब्ध है। उपलब्ध का मतलब होता है उपयोग के लिए उपलब्ध है, कितना पानी हम लोग मनुष्य इस्तेमाल कर सकता है। 22.7% तो है, ये तो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमने इसमें पढ़ लिया। लेकिन इस 2.7% में से कितना प्रतिशत हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी क्लास के दौरान बताया था, और अभी आपने इसका आंसर भी देख लिया है। इसका आंसर है 1%। 1% जल ही केवल हम लोग उपयोग कर सकते हैं अलवणीय जल में भी। तो इसका सटीक आंसर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि अलवणीय जल जो मीठा पानी है वो 2.7% है। उस 2.7% का भी 70% भाग हिमानियों और बर्फ में जमा हुआ है। तो हिमानी और बर्फ में जमा हुआ है 70% भाग, तो बचा हुआ है केवल 1% तक बचता है। तो जो आपका टोटल 2.7% में से 70% निकाल दो तो लगभग 2% के आसपास निकलता है वो, और बाकी बचा हुआ जो है वो 1% बचता है, जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो झीलों में, नदियों में, तालाबों में मिलता है, आपको जलवाष्प में मिलता है। तो ये सारा 1% कहलाता है, और क्लास के दौरान हमने इसकी चर्चा बहुत अच्छे तरीके से की थी। क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्न क्रमांक 30 क्या बोलता है, रेशम कहाँ से प्राप्त किया जाता है। रेशम के कीड़े से प्राप्त किया जाता है, लेकिन रेशम का कीड़ा जो है वो कहाँ लगता है, तो वही आपको आंसर देखना पड़ेगा। क्या चीड़ के पेड़ पर लगता है, नहीं। क्या
ताड़ के पेड़ पे लगता है? नहीं। रेशम जहाँ लगता है उस पेड़ को क्या बोलते हैं? उस पेड़ को बोलते हैं शहतूत। कीकर तो नहीं होगा। तो शहतूत वो पेड़ है जहाँ पर आपको रेशम, जहाँ से आपको रेशम प्राप्त होता है। तो सही आंसर क्या होगा? आपको शहतूत के पेड़ से रेशम प्राप्त किया जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन लिखने को भी आ जाए तो भी आप इसको लिख सकते हो। राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर है आपका ग, शहतूत के पेड़ से रेशम प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, मृदा संरक्षण की कौन सी विधियां है? मृदा संरक्षण की कौन सी विधियां है? मतलब मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियां अपनाई जाती है? मैंने बहुत सारी विधियों की चर्चा प्रीवियस वीडियो में की थी। जब ये लेक्चर, ये पाठ हम लोग पढ़ रहे थे, तब मृदा के बारे में मैंने बताया था कि मृदा को किस तरह से बचाया जा सकता है। तो क्या ये जो पहला ऑप्शन है आपका, मल्च बनाना, क्या मल्च बनाकर के हम लोग मृदा को बचा सकते हैं? तो मल्चिंग के द्वारा बिल्कुल बचा सकते हैं। मृदा की नमी को रोकने के लिए तो है। वेदिका बनाने के लिए, वेदिका बनाई जाती है इस तरह से, जो पहाड़ी क्षेत्र में ऐसे 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 बनाई जाती है वेदिका, ये भी राइट आंसर है। तो ये भी मृदा को बचाने के लिए तो किया जाता है। समोच्च रेखी द्वारा, समोच्च रेखी खेती मैंने आपको बताया था, समोच्च रेखी खेती पहाड़ ढालों पर ही की जाती है। इसमें भी ये मिट्टी के और कटाव को रोकने के लिए, इसी संरक्षण करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तीनों विधियाँ बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो सारे ऑप्शन सही है, तो आपका डी वाला ऑप्शन यानी और घ वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। देखते हैं कौन सा आंसर सही है। आप तो आपका आंसर घ वाला ही सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है? नवीकरणीय संसाधन क्या है? नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? जैसे ही क्वेश्चन पढ़ो तो पहले दिमाग में आना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है नवीकरणीय संसाधन क्या है। तो नवीकरणीय संसाधन दोस्तों क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जिनके भंडार हमारे पास असीमित मात्रा में हो, ऐसे संसाधन जो कभी खत्म नहीं हो सकते, ऐसे संसाधन जिस पर मानव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपको ऐसे कोई संसाधन देखने को मिल रहे हैं तो आप बोलोगे सर ये तो सभी तो हैं, इस मानव न जल न वायु न सौर ऊर्जा, इस पर मानव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और यह असीमित सोर्स है। जल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है 71%, वायु कभी बंद ही नहीं होती है, सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है? इनके असीमित भंडार है। तो ये कौन से संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा घ, यानी उपरोक्त सभी। फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या राइट आंसर है। तो बिल्कुल हमने सही आंसर लगाया है। आंसर नंबर घ हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है? लवणीय जल कहाँ पर होता है? लवणीय जल मतलब होता है खारा पानी। ये खारा पानी कहाँ होता है ये आपको बताना है। खारा पानी कहाँ होता है? ये तो कोई भी बता देगा। खारा पानी, क्या नदियों का जल खारा पानी होता है? नहीं, हम लोग पी सकते हैं उसको, तो नहीं होता है। क्या नलकूपों का जल खारा होता है? कुएं जो होते हैं इनका जल खारा होता है? बिल्कुल नहीं। कुएं का जल का इस्तेमाल हम लोग पीने में करते हैं, तो ये आंसर भी इसका गलत है। क्या महासागरों का जल खारा होता है? सोचने वाली बात है। महासागर का जल मीठा होता ही नहीं है। महासागरों से हम लोग नमक बनाते हैं, इसका मतलब जिससे नमक बनता है वो तो खारा होना ही चाहिए। तो महासागरों का जल बिल्कुल खारा होता है। तो ये कैसा होता है? ये लवणीय जल होता है। और उपरोक्त सभी तो होगा ही नहीं, क्योंकि पहले दो ऑप्शन हमारे क्या हो गए? गलत हो गए। आपका राइट आंसर है महासागरों का जल जो है वो लवणीय जल होता है। देखिए यहाँ पर हमने जो है क्वेश्चन गलती से ही हो गया है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? महासागरीय जल ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि खारा पानी केवल महासागरों में ही मिलता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है कि भारत में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत विविधता वाला देश है। भारत में बहुत प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। भारत में वहाँ जहाँ पर नदियाँ बहती हैं जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। भारत में काली मिट्टी पाई जाती है, इसकी तो हमने चर्चा भी की थी। महाराष्ट्र की काली मिट्टी एक संभाव्य साधन या वास्तविक साधन की जब हम लोग चर्चा कर रहे थे संसाधनों में कि वास्तविक संसाधन क्या है, तो हमने वहाँ पढ़ा था कि काली मिट्टी जो महाराष्ट्र में पाई जाती है उसके बारे में हमें जानकारी है कि कितनी है। ये लेटराइट मिट्टी बिल्कुल होती है, कॉफ़ी के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेटराइट मिट्टी भी भारत में। ये तीनों मिट्टियाँ भारत में। जब तीनों मिट्टियाँ भारत में तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर होगा। तो यही आपका सही उत्तर है।
क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है दोस्तों, निम्नलिखित या रिक्त स्थान और रिक्त स्थान मृदा संसाधन के लिए दो महत्वपूर्ण खतरे हैं। तो इनमें से कौन से दो मृदा के लिए महत्वपूर्ण खतरे हैं? तो मृदा के लिए खतरा क्या है? मिट्टी का कटाव होना मृदा के लिए खतरा है, मिट्टी का समाप्त होना, कम होना मृदा के लिए खतरा है। तो इसको थोड़ा सा आम भाषा में हमने समझ लिया कि मिट्टी का कटाव होना मृदा के लिए समस्या है। मिट्टी के कटाव को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? क्या मृदा अपरदन बोलते हैं? तो बिल्कुल सही, मृदा अपरदन एक बड़ी समस्या है। और मिट्टी का कम होना, इसकी मात्रा में कम होना, मिट्टी का समाप्त होना क्या कहलाएगा? क्षीणता कहलाएगा। क्या जैविक खाद मिट्टी को के लिए समस्या हो सकता है? नहीं। अगर यहाँ रासायनिक खाद होता, कीटनाशक होता, तो वो उत्तर सही बनता कि कीटनाशक और रासायनिक खाद जो है ये मिट्टी के लिए खतरा हो सकते हैं। लेकिन जैविक खाद यानी जो गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट जो केचुए से बनाया जाता है, गौमूत्र, गोबर, ये सब क्या है? ये खाद है जैविक, और ये कभी भी मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ये तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसका मतलब खतरे कौन से दो है? मृदा अपरदन पहला खतरा और दूसरा खतरा मृदा की क्षीणता। तो आपका ऑप्शंस क्या होगा? ऑप्शन नंबर घ आपका राइट आंसर है, और वो है 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है 1 और 2 दोनों। अगले की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन कौन से हैं? मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन कौन से हैं? तो निम्नीकरण मतलब क्या होता है? मृदा का निम्नीकरण मतलब मृदा में कमी आना। निम्नीकरण मतलब होता है मृदा में कमी आना। तो मृदा में कमी कैसे आ रही है? मृदा में कमी क्या वन उन्मूलन से आ रही है? क्या हम लोग वन को काट रहे हैं तो मृदा का निम्नीकरण हो रहा है? बिल्कुल सही, मृदा का निम्नीकरण उसी वजह से तो हो रहा है, हमको पेड़ नहीं काटने चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। क्या दूसरा ऑप्शन सही है? अतिचारण। क्या दूसरा ऑप्शन हमारा सही है? अतिचारण। अतिचारण मतलब चरागाह के रूप में उसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी मिट्टी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो चरागाह, अतिचरण का इस्तेमाल भी क्या है? मृदा के लिए निम्नीकरण के लिए कारक हो सकता है। क्या उर्वरकों का इस्तेमाल? कौन से उर्वरक? वो भी रासायनिक। बिल्कुल, ये मृदा के निम्नीकरण का एक कारक है। अभी अगर इसकी जगह में जैविक खाद लिख देता तो ये ऑप्शन गलत होता। फिर कौन बोल सकते थे कि जैविक खाद मृदा के निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते, लेकिन रासायनिक तो होते हैं। तो आंसर क्या होगा? आपको आंसर होगा 1 एंड ओनली, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। बाकी क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, सारे ऑप्शन सही है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर घ। तो देख लीजिए आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। दोस्तों क्या बोलता है, जरा इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे बोलता है कि रिक्त स्थान और रिक्त स्थान पदार्थ का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। कौन कौन से पदार्थ का सही मिश्रण अगर हो जाए तो मृदा उपजाऊ हो जाती है? पढ़ते हैं एक एक करके ऑप्शन। पहला ऑप्शन से आपका खनिज व जैव पदार्थ मिल जाए तो क्या उससे मृदा की उपयोगिता बढ़ती है? ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है तापमान और आर्द्रता क्या मृदा की उर्वरता को या उपजाऊपन को बढ़ाते हैं? ऑप्शन नंबर सी क्या जलवायु और वर्षा करते हैं ये काम? और ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या है? उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, खनिज और जैव पदार्थ जब एक साथ मिल जाते हैं तो उससे क्या होता है, ये सही मिश्रण अगर हो जाए तो मृदा उपजाऊ हो जाती है। तो पहला जो रिक्त स्थान वहाँ पर क्या आएगा? खनिज, और दूसरे रिक्त स्थान में क्या आएगा? वहाँ पर आएगा आपका जैव पदार्थ। तो राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर आपका निकल करके आता है ऑप्शन नंबर क, खनिज और जैव पदार्थ दोनों मिलकर के मृदा की उपयोगिता को, उर्वरता को बढ़ावा देते हैं। प्रश्न क्रमांक 38 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों पर्यावरण के लिए क्या खतरा है? पर्यावरण के लिए क्या खतरा है? हम खतरा है क्या, कि क्या कोई दूसरी चीज़ खतरा है? तो क्वेश्चन में को पढ़ने के बाद हम लोग ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन, क्या भूस्खलन पर्यावरण के लिए खतरा है? बिल्कुल, भूस्खलन की वजह से कई सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, जीव नष्ट हो जाते हैं, तो भूस्खलन तो बिल्कुल खतरा है। पहला ऑप्शन ही सही है। लेकिन देखते हैं क्या दूसरा ऑप्शन भी सही है? मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए खतरा है? बिल्कुल, मृदा अपरदन भी पर्यावरण के लिए खतरा है। अगर मृदा अपरदन होती रही तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान होगा, क्योंकि मृदा जो है वो प्राकृतिक एक संसाधन है।
क्या मरुस्थलीकरण मृदा पर्यावरण के लिए खतरा है? मरुस्थलीकरण क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। मरुस्थलीकरण मतलब मरुस्थल का हिस्सा, मरुस्थल का एरिया, क्षेत्रफल बढ़ना 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 और बढ़ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों मरुस्थलीकरण। तो अगर मरुस्थलीकरण हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये भी पर्यावरण के लिए खतरा तो है ही। मरुस्थलीकरण को रोकना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर क सही है, ख सही है, ग सही है, तीनों ऑप्शन सही है। तो हमारे पास एक और ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन नंबर घ, जिसमें क्या लिखा हुआ है? उपरोक्त सभी आंसर आपके क्या है? सही है। आइए चेक करते हैं राइट आंसर। राइट आंसर क्या है? वो है आपका उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है कि भूस्खलन किसे कहा जाता है? भूस्खलन किसे कहा जाता है? तो भूस्खलन तो मैंने बताया था कि भाई ये पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा, ये हिस्सा टूट करके गिर जाए, इसको क्या बोलते हैं? भूस्खलन बोलते हैं। भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा टूट करके अलग होकर गिर जाता है तो उसे भूस्खलन कहा जाता है। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया, इसके तर्ज पर कौन सी चीज़ सही है उसको पढ़ते हैं। अधिक वर्षा से भूस्खलन द्वारा पहाड़ी क्षेत्र को अधिक हानि होती है, बिल्कुल सही, ऑप्शन तो सही लग रहा है। इस कारण नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, ये भी हो सकता है। भाई भूस्खलन जो है, नदी के रास्ते में अगर बहुत बड़े पहाड़ टूट कर गिर जाए तो नदियों का मार्ग अवरोध कर सकते हैं। निचली घाटियों को ये हानि पहुंचाते हैं, ये भी सही हो सकता है। देखते हैं हमारा कौन सा आंसर सही है। हमारा जो ऑप्शन सही है वो है उपरोक्त सभी, क्योंकि भूस्खलन से सारी चीज़ें होती। एक तो पहाड़ी क्षेत्र को हानि होती है, पहाड़ टूट के गिर गया। अगर मान लो यार नदी गिर रही है और नदी के क्षेत्र बीच में आके गिर गया वो हिस्सा, तो नदी को प्रभावित करेगा। निचली घाटियाँ, यानी निचली घाटियाँ मतलब ये घाटियाँ, किसी पर्वत का निचला हिस्सा क्या कहलाता है? निचली घाटियाँ कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 भी हमारा हो चुका है। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 40। अब हम लोग लगातार समाप्ति की ओर चल रहे हैं, हमारे एमसीक्यूज लगातार अब खत्म होने की कगार पर है। लेकिन समझते हैं आखिरी वाले जितने भी हमारे हैं ये क्या है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत क्या कहलाती है? ये तो सबसे पहले पढ़ा था हमने कि पृथ्वी के ऊपर दानेदार कणों की पतली परत क्या कहलाती है। तो उसका आंसर क्या होगा? क्या वो ग्लेशियर है? बिल्कुल नहीं, ग्लेशियर नहीं हो सकता है। क्या वह चट्टान है? पतली परत चट्टान कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती, दानेदार तो नहीं होता है चट्टान। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। मृदा, क्या मृदा दानेदार होती है? आपने कभी मिट्टी को उठा करके देखा है? तो आपने बचपन में, हमारा जो बचपन बीता हुआ है वो मिट्टी में ही बीतता है। तो मिट्टी को आपने बचपन में खाया भी होगा, उठाया भी होगा, तो बिल्कुल वो दानेदार ही होती है। तो मिट्टी हमारा राइट आंसर होगा, इसको हम लोग गलत नहीं कर सकते। तो राइट आंसर क्या है आपका? मिट्टी ही आपका राइट आंसर है, मृदा आपका राइट आंसर है। झरना तो हो ही नहीं सकता, परत कैसे हो गई? तो राइट आंसर क्या है? मृदा। आइए चेक करते हैं क्या हमने बचपन सही तरीके से जिया है। तो बिल्कुल हमने बचपन को बहुत अच्छे तरीके से जिया है। हमें पता है कि मिट्टी दानेदार होती है और यही मिट्टी की परिभाषा भी है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण को ही क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, जलाक्रांत किसे कहते हैं? ये जलाक्रांत क्या होता है? क्या ये जल से भरा हुआ हिस्सा होता है, या क्या जल से खाली हिस्सा होता है जहाँ पर जल नहीं होता है? क्या बर्फ से ढके हुए हिस्से को जलाक्रांत कहते हैं? अरे बर्फ से जला हुआ हिस्सा, बर्फ से ढका हुआ हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको तो हम लोग बोलते हैं हिमानी। तो वो तो जलाक्रांत कैसे हो सकता है? नहीं, इनमें से कोई नहीं। इस पर तो हम लोग सबसे आखिरी में बात करेंगे, उससे पहले इनकी बात कर लेते हैं। जल से खाली हिस्सा तो वैसे भी मरुस्थल हो सकता है, जिसमें जल नहीं है वो क्या है? वो मरुस्थल हो सकता है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। जल से भरा हिस्सा ही उसका राइट आंसर होना चाहिए, जलाक्रांत। तो सही आंसर हमारा क्या है? जल से भरा हुआ हिस्सा ही जलाक्रांत कहलाता है। चेक करते हैं क्या हम सही हैं? हम बिल्कुल सही हैं। जल से भरा हुआ हिस्सा ही जलाक्रांत कहलाता है। दोस्तों मेरे साथ साथ आप भी वीडियो को देखते देखते सही आंसर को लगाएं, ताकि आपको समझ में आए कि आपकी पढ़ाई किस स्तर पर चल रही है। नहीं तो हम लोग जिस दिशा में जा रहे हैं वो दिशा गलत तो नहीं है। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो काम और अपना जो आप खेलते रहते हैं, दिन भर काम करते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, जो भी करें आप, उसके साथ साथ आपको किस पर ध्यान देना है? आपको आपकी पढ़ाई को नहीं भूलना है, क्योंकि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे जीवन में, वो हमें महान बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। भूमि का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है? भूमि का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है? इस मिट्टी का, इस ज़मीन का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है? क्या कृषि के लिए भूमि का उपयोग होता है? बिल्कुल सही। वानिकी के लिए होता है? बिल्कुल सही। वानिकी यानी वनस्पतियों के लिए, जंगलों के लिए, बिल्कुल सही होता है। खनन के लिए होता है? ये भी सही है।
ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था और इसका राइट आंसर बिल्कुल उपरोक्त सभी ही होगा। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी हम बिल्कुल सही हैं कि सारी जगहों पर भूमि का उपयोग होता है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 बोलता है कि भूमि का उपयोग किन भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। भूमि का उपयोग किन भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्या भूमि का उपयोग स्थलाकृति पर निर्भर करता है, क्या भूमि का उपयोग मृदा पर निर्भर करता है, या क्या भूमि का उपयोग जलवायु पर निर्भर करता है। देखो तीनों चीज़ें राइट है। अगर मैं बोलूँ कि मैदानी इलाका है तो भूमि का उपयोग ज़्यादा कर सकते हैं, अगर मैं बोल दूँ पहाड़ी इलाका है तो थोड़ा कम करेंगे, ढाल वाला इलाका है तो भूमि का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो स्थलाकृति तो बिल्कुल डेफिनेटली सही आंसर है। दूसरा, मृदा जरूरी है, भूमि का उपयोग तभी कर सकते हो जब मृदा उपजाऊ है, नहीं तो फसल कैसे उगाओगे। और जलवायु यानी अगर वर्षा नहीं हो रही है तो भूमि का उपयोग कैसे कर पाओगे। तो भूमि का उपयोग में ये सारे कारक जिम्मेदार है। इसका भी राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होना चाहिए। देखते हैं हम सही है या गलत। हम बिल्कुल सही है, हमारा राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 44। प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है, प्रौद्योगिकी क्या होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोग जोड़ सकते हैं, पहले अध्याय से भी जोड़ सकते हैं, पहले अध्याय में भी प्रौद्योगिकी दी गई है, लेकिन लगभग सारे अध्यायों में प्रौद्योगिकी से संबंधित एक चीज़ होती ही है। तो देखते हैं क्या है प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है। किसी वस्तु को बनाने की नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी है या प्रौद्योगिक है। प्रौद्योगिक किसी वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग है। क्या ये सही है? देखने में पढ़ने में लगता है कि ये बहुत अच्छा है। किसी वस्तु को बनाना प्रौद्योगिकी है या ज्ञान को प्रयोग करना प्रौद्योगिकी है। देखिए ऑप्शन नंबर ख भी आपको कंफ्यूज कर रहा है। किसी वस्तु को बनाना प्रौद्योगिकी हो सकता है, ज्ञान का प्रयोग करना प्रौद्योगिकी ये भी हो सकता है, लेकिन पहला ऑप्शन देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है, किसी वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही क्या है, प्रौद्योगिकी है। वो प्रयोग ही प्रौद्योगिकी है। ऑप्शन नंबर ख और ग से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हमें क्या लग रहा है, ऑप्शन नंबर पहला लग रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलता है, अगर आपने पाठ पढ़ा है तो सबसे पहले पीटर और माम्बा की कहानी लिखी हुई है। तंजानिया और न्यूजीलैंड के दो लोग हैं, एक है तंजानिया की माम्बा और दूसरी है पीटर, दूसरा है पीटर जो कि न्यूजीलैंड में रहता है। तो दोनों के बारे में समझते हैं क्या है। पीटर का परिवार जैविक खेती द्वारा क्या उगा रहे थे, जैविक खेती द्वारा पीटर का परिवार अपने लिए सब्जियां उगा रहे थे। ये आप पढ़ लोगे उसमें, तो इसका राइट आंसर है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां। विश्व की 90% भूमि क्षेत्र प्रतिशत भाग पर रहती है। विश्व की 90% जो जनसंख्या है वो कितने क्षेत्र कितने भाग पर रहती है। 90% जनसंख्या किस पर रहती है, इसका आंसर होगा, हमने पढ़ा था 30% है। देख लेते हैं आंसर क्या है। 30% जगह पर ही 90% जनसंख्या रहती है। ये जनसंख्या इसको ध्यान में रखना, 90% जनसंख्या जो है कितनी भूमि पर रहती है, 30% भूमि पर ही रहती है, क्योंकि बाकी 70% भूमि जो है वो कैसी है, वो उबड़ खाबड़ है, इसलिए वहाँ पर रहना संभव नहीं है। विरल जनसंख्या वहाँ पर रहती है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद कुछ क्या क्या उगाते थे। तो अगर आपने कहानी पढ़ी है तो आपका राइट आंसर होना चाहिए, माम्बा के पिता मक्का और सेम उगाते थे अपने खाने के लिए, ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए। राइट आंसर इसका है आंसर नंबर क। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 2 3 4 क्वेश्चन हमने इस कहानी से भी बनाए हैं, हो सकता है कि आपसे इस कहानी से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए। पीटर कहाँ पर रहता है, तो पीटर का स्थान पूछा गया है, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए आपको वो स्टोरी। उसमें लिखा हुआ है कि पीटर का परिवार न्यूजीलैंड नाम के एक देश में रहता है। न्यूजीलैंड दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है। अपने मैप को खोलिए और निकालिए कि न्यूजीलैंड कहाँ पर है। जैसे जैसे नई चीज़ आपके सामने आती है आपको ये करना चाहिए। नेक्स्ट है, पीटर का परिवार किस चीज़ का कारखाना चलाता था। पीटर का परिवार किस चीज़ का कारखाना चलाता था, तो मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड में ज़्यादातर लोग जो है वो भेड़ का पालन करते हैं, और भेड़ का पालन करते हैं इसका मतलब वहाँ पर कारखाना कौन सा चल सकता है, भेड़ से क्या निकलता है, भेड़ से निकलता है ऊन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा आपका ऊन। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव्स के इस सेशन में यानी एमसीक्यू के इस सेशन में हमने 49 एमसीक्यूज करे हैं, और 49 एमसीक्यूज में डेफिनेटली आपके एग्जाम से संबंधित सारे एमसीक्यूज बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर के आया है
100% मुफ्त शिक्षा जो कि क्लास 6 से क्लास 12वीं तक आपको मुफ्त पढ़ाई जाती है, जाती रहेगी, और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपको आगे की वीडियो इसी तरह से मिले और आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं और ऐसा अगर आप चाहते हैं कि आगे भी मिले, तो आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना पड़ेगा ताकि मैं आपके साथ हमेशा के लिए बना रहूं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।